आज हम लेकर आए हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2021 जनवरी का क्वेश्चन पेपर। इसमें आज सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम करेंगे। आइए देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो जो यह है, यह किस तरह का कथन है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तो यह है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में इन अ प्रोग्रेसिव क्लासेस अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, मतलब सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए। सेकंड है, विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, मतलब कि कंपटीशन कराना चाहिए। थर्ड है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, मतलब कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसको टाइम टू टाइम मौके देना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इसका होगा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्राप्त करने चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका ने बच्चों को इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे इशारा करने का, मतलब इसका एक इशारा देने का फैसला करती है। अब जो स्टूडेंट हैं वह क्या, देखिए सॉरी, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। मतलब कि एक इशारा देगी जिससे क्या कहा जाएगा, एक इशारा देगी जिससे क्यों कहा जाएगा, एक इशारा देगी जिससे कैसे कहा जाएगा। तो यह लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या दिखाती है, किस चीज़ में हेल्प करेगी? बच्चों को अधिगम के लिए, मतलब अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित करेगी, या अधिगम के इसके फोल्डिंग का काम करेगी, अधिगम के लिए पाढ़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, इसके फोल्डिंग का। या थर्ड ऑप्शन है हमारा, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यह इसके फोल्डिंग का काम करेगा। ठीक है, कि मतलब उसने दे दिया इशारे, तो उससे बच्चों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, जिससे बच्चे अपना काम आसानी से कर सकेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में, जो बच्चों का समाजीकरण है उसके संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट कथन है विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है। सेकंड ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी द्वितीय कारक है। थर्ड में कह रहा है समकक्षी प्रथम कारण है और परिवार क्या है? द्वितीय कारक है। फोर्थ कह रहा है परिवार एवं जनसंचार दोनों जो है वो क्या है? द्वितीय कारक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, विद्यालय का समाजीकरण एक द्वितीय कारक होता है, परिवार क्या होता है? प्राथमिक कारक होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पे जोर देता है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जाती है, मतलब बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापा जाता है। सेकंड कह रहा है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों की बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। थर्ड कह रहा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। फोर्थ कह रहा है बुद्धिमत्ता में व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है। तो बुद्धिमत्ता में व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और फर्स्ट कह रहा है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण से नापी जाती है, तो ऐसा भी नहीं है, इसमें क्वेश्चनायर भी होते हैं। फिर थर्ड कह रहा है कि सेकंड कह रहा है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों को निर्धारित करती है। एक तरह की बुद्धिमत्ता हर जगह होती है, नहीं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि
लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, मतलब कि दूसरे ने अप्रूव कर दिया तो इस कार्य को करना है, तो नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। मतलब कि एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि क्या होगा कि मतलब मम्मी सब्जी काटती हैं तो हम भी सब्जी काटेंगे, मम्मी ने कहा सब्जी काटना सही है तो हमें सब्जी काटना ही सही लगेगा, ठीक है। तो इसको नैतिक विकास का कौन सा चरण दर्शाता है, तो यह नैतिक विकास का प्रथागत मतलब कि जो प्रथा चली आ रही है, ठीक है, कन्वेंशियल चरण को दर्शाता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है, मतलब किसके महत्व में जोर देता है, तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक है, तो यह सामाजिक उपकरणों पर जोर देता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं, तो जीन पियाजे किसके रूप में वर्णित करते हैं, स्कीमा मनोबंध स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है। जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज में विकास का क्या गुण होता है, तो उसमें होता है सेंट्रेशन इन थॉट, मतलब कि विचार में केंद्रीकरण, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, कई बार लिख देता है सत्य नहीं है, तो हमें ध्यान देना पड़ता है कहाँ लिखा है सत्य है, कहाँ लिखा है सत्य नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कौन सा कथन सत्य है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के समान होती है, तो विकास की दर तो सभी के लिए समान होती नहीं, तो ये तो हो जाएगा गलत हमारा। नेक्स्ट है विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से होता है, विकास सिर्फ विद्यालय में नहीं होता। थर्ड है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास बहुआयामी होता है, तो विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में सबसे पहले क्या होती है, सांवेदिक क्रियाएं होती हैं, उसके बाद मूर्त होता है, उसके बाद अमूर्त होता है। तो इसमें हम देख लें सांवेदिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त, मतलब कि ऑप्शन नंबर 11 सही है हमारा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तियों विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। फिर से प्रोग्रेसिव क्लासरूम में है, तो एक प्रोग्रेसिव कक्षा में कह रहा है अधिगम प्रक्रिया में बाधा है, तो अधिगम प्रक्रिया में बाधा तो है नहीं। फिर कह रहा है अध्यापक पक्ष पर असफलता है, फिर ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड है, तो योग्यता आधारित तो है नहीं प्रगतिशील कक्षा। फिर कह रहा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब कि जो प्रोग्रेसिव क्लासेस हैं वह क्या है, महत्वपूर्ण है अधिगम क्रियाओं के लिए। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों,
अभिवेदी समरूपों निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर बच्चों का अलगाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान होना चाहिए। समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए, हर बच्चे को अधिकतम ऐसा सामर्थ्य प्रदान करने का अवसर मिलना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर है दिव्यांगजन, मतलब जो विकलांग बालक होते हैं ना, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो स्पेशल चाइल्ड के लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। मतलब कि 2016 जो बना उसके लिए किस शब्दावली के लिए उनको लिए कौन सा नाम दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, मतलब शारीरिक रूप से वो क्या हो, दिव्यांग हो, ऐसा नाम दिया गया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से, तब से हमने इन्हें यह नाम दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट अधिगम जरूरतों से जूझ रहे हैं, कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का इस्तेमाल तो करना चाहिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल ये भी करना चाहिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना ये भी करना चाहिए। जो बच्चे थोड़े से दिक्कत में हैं उनके लिए कुछ पर्सनल चीज़ें बतानी चाहिए, देखना चाहिए। फिर कह रहा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं, उस तो पहले ही कठिनाई से जूझ रहा है तो उसमें आप और जटिल समस्याओं का प्रयोग करेंगे तो और नहीं समझ पाएगा वो और जूझना शुरू कर देगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, तो फीचर ऑफ क्रिएटिविटी है बोधगम्यता नहीं, अपसारी चिंतन देखते हैं, अति सक्रियता नहीं, अपसारी चिंतन जो है वो क्या है, बोधगम्यता की पहचान है। अब क्वेश्चन नंबर 17 विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, मतलब कि इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स और टीचर्स शुड, मतलब कि जो टीचर्स हैं वो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आने चाहिए, तो वो क्या करना चाहिए उस टीचर को, वो टीचर है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, मतलब जिस क्षेत्र से आ रहे हैं ना वहाँ से उदाहरण लेके बच्चों को समझाएं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को, ठीक है, लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर समस्याओं को हल करने हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ा देकर, मतलब कि जो समरूप होंगे ना, मतलब मान लो कि किसी समस्या समाधान कर रहा है तो उसको एक जैसे कई सारे क्वेश्चंस के हल हम बताएंगे तो वह जल्दी इसका इस्तेमाल क्या करेगा, सीख लेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। जो अधिगम की अभिप्रेरणा है उसको किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। तो अधिगम की अभिप्रेरणा जो है उसको कायम रखने के लिए ऑप्शन दिया गया है बच्चों को दंड देकर, बिल्कुल नहीं, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, नेक्स्ट है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, नहीं, यंत्रवत याद करने पे तो हम जोर नहीं दे सकते ना, तो फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, मतलब कि जो हमारे अभिमुखी लक्ष्य हैं उन पे हम जोर देंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 शर्मिंदगी शेम का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जब हम बच्चों को, अगर कोई टीचर बच्चों को क्लास में खड़ा करके उसे शर्मिंदा करे तो क्या होता है, यह संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कॉग्निशन का ये निगेटिव इम्पैक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम
विषय वस्तु को याद करना नहीं, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। देखते हैं, बिना विश्लेषण के आकलन करना नहीं, अनुकरण नकल नहीं। हमारा क्या हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, रिलेशन बताना कॉन्सेप्ट के बीच। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित करेगी। नहीं, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। देखते हैं, इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकते हैं। नहीं, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर नहीं। सेकंड ऑप्शन सही होगा कि अध्यापिका, क्यों त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए अध्यापिका को, क्योंकि त्रुटि को जब वो समझेगी तो अगली बार अध्यापन करेगी तो उसके लिए उस त्रुटि के मतलब क्यों वो त्रुटि हो रही है उसका विश्लेषण करके उसके और अर्थपूर्ण उसकी क्या करेगी, सही करेगी अगली बार। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी तो बच्चों को तो कठिनाई होगी ही। और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो नहीं, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो नहीं, विषय वस्तु के बहुरूपी के रूप में प्रस्तुत किया है, बिल्कुल नहीं। बच्चों को अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम की जो बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग है वह क्या है, तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होती है संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, जो हमारी क्यूरोसिटी है, मतलब मॉडरेट और कोई भय नहीं, नो फियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है वो सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, तो होती है, ये गलत हो जाएगा। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर होते हैं, ये गलत हो जाएगा। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अधिगम की संरचना में बच्चे क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। तो फर्स्ट कह रहा है योग्यता सुधार, मतलब एबिलिटी इम्प्रूवेबल। सेकंड कह रहा है योग्यता अटल, एबिलिटी इज फिक्स्ड, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलताएं अनियंत्रित। मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, योग्यता सुधार, मतलब कि अधिगम धीरे धीरे क्या होगी, एबिलिटी जब इम्प्रूवेबल होती जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी तो वह धारणा सही होगी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। कौन सी परिपाटी ऐसी है जो विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो इसका हो जाएगा हमारा अन्वेषण और संवाद, इंक्वायरी एंड डायलॉग। जो इंक्वायरी और डायलॉग की होगी है बच्चों की कॉन्सेप्चुअल पे बढ़ोतरी देगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, तो व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, स्वयं का नियम, स्वयं नियमन, सेल्फ रेगुलेशन दर्शाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए,
विद्यार्थियों को नामांकित करना बिल्कुल नहीं। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं का पहचान करना, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं का पहचान करना क्या होना चाहिए? मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। अब आता है लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो बच्चों के विकास का व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रत्यारोपित करने के लिए केवल आनुवंशिकता बिल्कुल नहीं, केवल पर्यावरण नहीं, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण नहीं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। व्यक्तिगत विभिन्नता किस पर डिपेंड करती है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो ये रहे आज के 30 क्वेश्चन। अब हम अगले पार्ट में लेके आएंगे ईवीएस के 30 क्वेश्चन या फिर मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, या फिर ऐसे ही सब 30 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे आती रहेगी। इतना के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।